तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो भी हमें डिवीजन के लिए चाहिए वो हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा, और वो डुप्लीकेशन कहाँ होगा, वो होगा ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज का दूसरा नाम था इंटरफेज। अब देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है कि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है इंटरफेज। जैसा मैंने बताया कि इंटरफेज में 3 फेज और होते हैं, G1, S और G2। और जो ये छोटा फेज दिख रहा है आपको, ये होता है M फेज। मैं M फेज को थोड़ा अलग से रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जो शैडो वाला है, जो ये शैडो से मैंने शो किया है, ये है हमारा M फेज। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक ये है सेल साइकिल, ये हमारी सेल साइकिल है। और जो हमने शैडो से दिखाया है ये हमारा एम फेज है, बाकी सारा है हमारा इंटरफेज यानी कि ग्रोथ फेज। मतलब कि यहाँ इतने तक में आने के लिए इतना हमें सफर तय करके आना होता है। मतलब कि हमें डुप्लीकेशन जो भी उसमें न्यू सेल में चाहिए होता है उसको दोबारा बनाना होता है। अब देखो 3 फेज थे, याद करो बिल्कुल, G1S G2, G1S G2, ये 3 फेज होते हैं। ठीक है, अब देखो कि G1 में क्या होता है, S में क्या होता है और G2 में क्या होता है। अब G1 फेज में, और हाँ इससे पहले एक बात याद रखो कि ऐसा नहीं होगा सेल साइकिल के भाई हम S फेज पहले करवा दे, G1 बाद में करवा दे या G2 बाद में करवा दे। जो ये सीक्वेंस है ना, पहले नंबर पे होगा G1, फिर होगा S फेज, फिर होगा G2। ये एक सीक्वेंस में होगा, एक कोऑर्डिनेशन वे में होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि भाई एक सिस्टमेटिकली कोई बात चले कि भाई G1S G2, ठीक है। ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी हो जाए, पहले S क्या हुआ फिर G1 हुआ फिर G2 हुआ, नहीं, जो सीक्वेंस है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो S जो फेज होता है ना, S फेज में हमारा DNA डुप्लीकेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये ना इतनी बार आती है कोई भी मेडिकल एंट्रेंस हो, कोई भी मेडिकल, ये बात तो आपकी लगती है क्योंकि डीएनए पे हर मतलब डीएनए पे तो चलता ही रहता है, कोई ना कोई रिसर्च है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है डीएनए पे। तो इसलिए मैक्सिमम ये क्वेश्चन आने की बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि भाई डीएनए एक्चुअली में डुप्लीकेशन होता क्या है। और सेल है, सेल के बिना तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, तो सेल से तो क्वेश्चन पक्का है, आता ही है। तो अब देखो, अब हम देखते हैं G1 और S G2 में और क्या क्या होता है। इसको सिंथेटिक फेज बोलते हैं। सिंथेसिस मतलब फॉर्म होना, बनना, इसलिए इसको S को सिंथेसिस फेज। इतना डीप में नहीं जाना आपको कि G1 को क्या और दूसरा नाम क्या है, G2 का क्या है, बस इतना जान लो वो बेटर है, ठीक है। और ये जो G1 S में कन्वर्ट होता है कि कब होगा कब नहीं होगा, ये भी केमिकल के बेसिस पे होता है। इसको जेनेटिकली कंट्रोल होती है ये बातें, वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। अभी यही ठीक है, इतना ही ठीक है। ये भी नहीं काम का आपका। एक बड़ा जीके का क्वेश्चन है या नॉर्मल है कि जो हमारी वुमेन की एक सेल होती है ना, उसको डिवाइड करने में 24 आवर्स लगते हैं। मतलब कि एक सेल डिवाइड करेगी हमारे एक दिन में। अब देखो जो ये है ना सेल की सिग्निफिकेंस है डिवीजन की, वो हमारे आप तक भी हमारे मतलब कि काम में है कि कैसे भाई। अब कि आपने तो बोला था कि भाई तय करेगी कब करना है, कब डिवाइड नहीं करना है। तो होता क्या है कि जब हम बच्चे थे तो हमारी ग्रोथ करा रही थी, हम बड़े हुए, हाइट बढ़ाई और फिर हमारी ग्रोथ हुई, ठीक है। अब देखो सपोज करो हमें कोई कट लग जाता है, कट लग गया, ब्लीडिंग होगी, तो फिर क्या होगा कि कुछ टाइम बाद या 1-2 दिन के बाद वो वापस से वैसा हो जाएगा। तो कैसे हुआ, वो सेल ने डिवाइड किया तभी तो वहां पे दोबारा ऐसा हुआ। तो एक सेल डिवाइड कितनी देर में करता है, 24 आवर्स में। तो इसलिए लगा लो आइडिया, 1 या 2 दिन में वो ठीक हो जाता है उधर से, ठीक है। मे भी ये क्लियर होगा आपको। तो अब हमने यहाँ पे खत्म हो गया हमारा, थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट होगा तो मैं आपको बाद में डिस्कस करती हूँ। अब हमने इंटरफेज के बारे में बात करी, बट मैंने क्या बताया था कि सेल साइकिल में मेन 2 फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। अब हम थोड़ा सा एम फेज के बारे में देख लेते हैं। और देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जितना आप फ्लो चार्ट के थ्रू, जितना डायग्राम के थ्रू चीज़ों को समझोगे वो बहुत ही इजी होगा। इजी वे है इवन किसी को समझाने के लिए और खुद को समझने के लिए,
जो एक हम फ्लो चार्ट के थ्रू में करते हो, ठीक है। अब हाँ एक बात जो मैंने आपको बताया कि एस फेज में होता है डीएनए डबल होता है। अब थोड़ा सा मैं डीएनए के बारे में बता दूं आपको कि क्या किसी को मतलब ऑब्वियसली एवरीवन नो, बट फिर भी मुझे नहीं पता भाई। हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, एडमिट करती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं वो क्लियर कर रही हूँ कि भाई देखो डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, तीनों तीनों में कंफ्यूजन है कि डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, बट यू विल बी सरप्राइज्ड ये तीनों एक ही मतलब एक ही जगह से लिंक है। अब होता क्या है बताऊं मैं आपको कि डीएनए क्या होता है, कहाँ होता है डीएनए, भाई न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए का मतलब सबको पता है भाई डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो हमारे सेल को कंट्रोल करके रखता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट होता, नहीं तो वो और सेल ऑर्गेनेल की तरह ही होता है, ठीक है। अब देखो भाई डीएनए सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होता है मैं बता दूं आपको, डीएनए लगभग 2 मीटर से भी ज़्यादा लंबा होता है, 2-2.5 मीटर लंबा इतना डीएनए होता है। अब सपोज कर लो आप कितना मे बी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा डीएनए तो। और सेल कितना होता है जिसको हम भाई अपनी नेक्ट आई से देख भी नहीं सकते, मतलब कि हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, पता है सबको। हर एक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, पता है। डीएनए है, हर एक डीएनए की लेंथ 2 मीटर 2 मीटर लंबा है। क्या आपने कभी सोचा है कि भाई सेल ऐसा है कि जिसको हम देख नहीं पा रहे और उसके अंदर न्यूक्लियस है, और उसके अंदर न्यूक्लियस उस जिसको हम देख नहीं पा रहे इतनी छोटी चीज के अंदर 2-2.25 मीटर का डीएनए कैसे हो सकता है? सपोज करो भी सेल है जिसको हम देख नहीं रहे, न्यूक्लियस है उसके अंदर 2 मीटर का डीएनए है। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो आप, मतलब पागल तो नहीं होगे कि जिसको हम देख नहीं पा रहे इतना छोटा है कि भाई हम माइक्रोस्कोप से उसको देखेंगे, उसके अंदर आप कह रहे हो कि 2 मीटर का डीएनए है। हाँ बिल्कुल राइट है। हाँ, कहीं भी गूगल कर लो भाई 2 मीटर का ही डीएनए होगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, सॉरी ऊपर हो सकता है 2-2.25 मीटर, बट इससे कम नहीं। जो मैंने आपको बोला कि डीएनए, क्रोमोसोम, जीन तीनों लिंक्ड होते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि कैसे वो लिंक्ड होते हैं। अब देखिए अब बात ये आती है कि एक तो सेल है उसके अंदर ये, अब कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेकर कि कैसे है, उसको तो हम देख नहीं पा रहे और 2 मीटर का डीएनए उसके अंदर फिट कैसे हो गया। तो मैंने आपको बताया ना कि जो भी हमारी बॉडी फॉर्म हुई है, हमारी इंटरनल बॉडी, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही स्मार्ट है। उसको पता है कब क्या करना होता है, कैसे क्या हमारा रेगुलेट करना होता है, ठीक है। तो अब एक बात बता दूं आपको, डीएनए ही बनाते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में ही होते हैं जीन। मतलब क्या है कि बट हाँ वो इतना बारीक होता है डीएनए का थ्रेड, इतना पतला होता है कि उसको हम देख नहीं पाते, उस डीएनए को हम देख नहीं पाते, इतना बारीक और इतना पतला होता है वो। तो उसमें क्या होता है, उसके डीएनए का जो थ्रेड होता है उसमें भाई कुछ बारीक से कुछ ना प्रोटीन मिलके उसको ऐसे, सपोज एक सेकेंड, हाँ सपोज करो ये हमारा डीएनए है, सब लॉन्ग थ्रेड है, बिल्कुल ही पतला होता है जिसको हम नहीं मेजर कर पाते कितना थिन, और वो ना सपोज करो ये कोई प्रोटीन है तो ये खुद को इस पे ऐसे बाइंड कर लेता है, ऐसे रैंडमली ये बाइंड करता है डीएनए किसी प्रोटीन, और वो प्रोटीन होते हैं ये भी नहीं बताऊंगी मैं, कंफ्यूज कर जाओगे तुम लोग। तो डीएनए इतना पतला होता है कि वो प्रोटीन के ऊपर ऐसे बाइंड कर लेता है और इतना कंडेंस हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है। अब देखो वैसे अगर मैं इसको रखूं तो ये इतना स्पेस ले जाएगा, जो भी ये थ्रेड है इतना स्पेस ले जाएगा, और अब मैं अगर इसको रख दूं ऐसे करके, कैसे इसको कोयल करके या ऐसे करके, तो मैं इसको ऐसे रख लूं, नबड़ी किसी कोई नहीं देख पाएगा इसको ऐसे। तो ऐसे ही होता है हमारा डीएनए पैक हो जाता है, पैक होके बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि जो बिल्कुल पैक हो जाता है ना वो बनाता है ऐसा। एक तो था भाई ऐसा स्ट्रक्चर, ये था डीएनए, फिर ये खुद को पैक करके इसने बना लिया ऐसा, ठीक है। मतलब कि ये इतना भाई इतना पैक्ड हो गया, जो ये पैक्ड हो गया ना इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। मतलब कि डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन मिल जाए ना, डीएनए प्लस प्रोटीन, उस ये बात ना कहीं लिख लीजिएगा, डीएनए के साथ अगर कोई प्रोटीन मिल जाए और वो कंडेंस हो जाए तो वो हो जाता है क्रोमोसोम। मुझे पता
पता है कि बहुत बेसिक बात है भाई, मैं खुद को बोल रही हूँ कि भाई मैं लिखूंगी कहीं ये बात, डोंट बी कोई अपने ऊपर मत लेके जाना कि भाई क्या बात कर रहे हो, हमें ये बात नहीं पता होगी। आई नो तुम लोगों को पता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो ऐसे वो होता है क्रोमोसोम। अब आप देखो कि जीन क्या होता है। सबको ये पता है कि भाई हमारे डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई हमारी हाइट कितनी होगी, हेयर कलर क्या होगा, या फिर हमारा बॉडी कलर क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी से रिलेटेड, हमारा मेंटली डेवलपमेंट क्या होगा, किस बात को हम कैसे टैकल करेंगे, हमारे इमोशंस क्या होंगे, कोई भी बात है वो हमारी जीन पे लिखी होती है, ठीक है। वो जीन क्या है भाई, मैंने बताया ना, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम तीनों सिमिलर है एक दूसरे से। तो हमने बात देखी थी भाई डीएनए इंपॉर्टेंट है, डीएनए इंपॉर्टेंट है, इतना जानते थे हम तो, डीएनए इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ये जीन आ गया अब। तो अब आप एक बात देखो, और ये कोई आपकी नोटबुक का पेज है, मैं आपको शो ही कराती हूँ, एक सेकेंड, ये नोटबुक का पेज है, ठीक है। अब नोटबुक का पेज है, इसमें ऊपर भी लाइन होगी एक, इसमें साइड में भी लाइन होगी एक। सपोज करो हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं अपने, मैं इसको अपने नोट्स को शैडो से शो कर रही हूँ उधर, ठीक है। मैंने यहाँ लिखे हुए अपने बहुत इंपॉर्टेंट नोट। अब सपोज करो यही एक डीएनए के बारे में, डीएनए को रेफरेंस, जो भी मैं बात बोलती हूँ उसको रेफरेंस लेके चला करो, अगर कोई एग्जांपल देती हूँ, जिसका एग्जांपल देती हूँ उसको साथ में लेके चला करो। एक मेरी नोटबुक का पेज है, ऊपर जिसमें स्पेस होता है, देखो अपनी नोटबुक में ऊपर स्पेस है, साइड में स्पेस है, ठीक है। ये मेरी नोटबुक का पेज है, और मैंने साइड में लिया डीएनए, कि भाई ये डीएनए था, डीएनए का पीस ले लिया। अब मेरे नोट्स हैं एक पर्टिकुलर जगह पे ही तो है, ना कि पूरे पेज पे मैंने ऐसे बांध रखे कि भाई ऊपर भी लिख दिया, साइड में भी लिख दिया। ऊपर का स्पेस एम्प्टी है, साइड का एम्प्टी है, मेन तो यहीं पे लिखा है मैंने, पूरा है तो पेज, इसको कौन मना करा, पूरा पेज है, पर पेज में इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी हुई है भाई, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है। वैसे ही आप सबको तो पता ही है कि भाई जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जैसी भी इंफॉर्मेशन वो डीएनए पे होती है, पर क्या पूरे डीएनए पे होती है, नहीं, पूरे डीएनए पे नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर जगह पे होती है। और जहाँ वो पर्टिकुलर जगह पे होती है, मतलब कि वहां पे जहाँ वो इंफॉर्मेशन होगी उस जगह को हम बोलेंगे जीन, जी हाँ, उसको हम बोलेंगे जीन। मतलब कि जहाँ पे डीएनए पे जहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी होगी उसको हम बोलेंगे जीन। अब आप मुझे बताओ, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन में कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है आपको डीएनए क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है? ये बिल्कुल ऐसी छोटी बातें होती हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी होता है। इवन मेडिकल स्टूडेंट को तो मस्ट, और नॉर्मल को तो हो जाए वो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये थी भाई जीन के बारे में, जीन क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा एम फेज के बारे में बात कर लेते हैं, चलो। एम फेज में क्या होता है? इंटरफेज हमने देखा, इंटरफेज में रिपीट करो मेरे साथ, इंटरफेज में कितने फेज होते हैं? 3 फेज थे, कौन से G1, S एंड G2। मतलब कि मैक्सिमम टाइम कहाँ ले रहा था सेल? इंटरफेज में, ग्रोथ फेज में 90 to 95% टाइम लेता है ग्रोथ फेज में कोई भी सेल। खुद को सपोज कर लो यार, शादी तो एक दिन होती है, उसकी तैयारी तो महीनों से चलती है, आई एम राइट? ऐसे एक ही दिन में थोड़ी शादी हो जाती है भाई, कितनी प्रिपरेशन करनी होती है, कई महीने लग जाते हैं इवन जिन, और शादी का दिन तो एक ही होता है। तो वैसे ही डिवीजन का तो टाइम तो बस थोड़ा सा ही होता है, उसको डिवीजन करने के लिए क्या क्या चाहिए है, कितना टाइम लगेगा, वो तो ग्रोथ फेज में होता है, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम एम फेज के बारे में। मतलब अभी मैंने डिटेल में कुछ भी नहीं बताया, मैं बस सुपरफिशियल चल रही हूँ, ऊपर से टच करते करते भी थोड़ा एक ना हम पढ़ने क्या जा रहे हैं वो थोड़ा क्लियर हो जाए, माइंड सेट हो जाए कि हाँ हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। क्योंकि बिना हमारा बेसिक क्लियर हुए मैं आगे कुछ आपको बता नहीं सकती, जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो थोड़ा हमने देखा सुपरफिशियल उसके बारे में, अब थोड़ा सा देख लेते हैं एम फेज के बारे में। मैं बार बार रिपीट करती हूँ इसीलिए क्योंकि चीज़ें माइंड में सेट हो जाए। और वही बात है, आप जितना किसी चीज़ को बोलते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइंस तो इजीली माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाते हैं। तो कोशिश करा करो ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, यही रीज़न है कि मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ चीज़ों को।
ठीक है, आप देखो सेल साइकिल, दो उसमें चीज थी, इंटरफेस था, एम फेज था। इंटरफेस पर के बारे में हमने पढ़ लिया, 3 फेज थे। जब मैं बोलती हूँ ना 3 फेज, तो एक बार ना जल्दी से रिकॉल कर लिया करो, G1 SG2। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूज करने से दिमाग खत्म हो रहा है, नहीं, बट वो डबल, उसकी जो स्पीड होती है ना वो डबल हो जाती है। आपकी चीज़ों को याद रखने की जो वो होती है ना पावर होती है वो बढ़ जाती है। जो हमारा स्पेस होता है ना चीज़ों को स्टोर करने का वो बढ़ जाता है। और चीज़ें ना कई बार ऐसा होता है ना, एग्जाम में बैठे हुए हैं, याद करो पढ़ा हुआ याद नहीं आता, तो वो इजीली याद आने लगता है। ये बेनिफिट होता है रिपीटिशन का। हालांकि मुझे नहीं पता था, आई नो नाउ। अब देखो एम फेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एम फेज, दो फेज थे, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज क्या होता है? एम फेज में होती है भाई डिवीजन। एम फेज में होगी डिवीजन। जब तक तो खुद को तैयार किया उसने ग्रोथ फेज में कि भाई उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, अब एम फेज में यहाँ पे आती है मेन डिवीजन, यहाँ होगी। एम फेज को बोलते हैं माइटोटिक फेज। मैंने यहाँ पे माइटोसिस नहीं लिखा, मियोटिक नहीं लिखा, मैंने लिखा है माइटोटिक। माइटोटिक, हाँ मुझे पता है डिवीजन दो तरह से होती है, माइटोसिस और मियोसिस। अभी उस चीज को आप छोड़ो, जो मैं बता रही हूँ वो देखो। एम फेज का मतलब होता है माइटोटिक। माइटोटिक का मतलब होता है जहां भी आपको ये वर्ड दिखे, मतलब ये सब, या वहां पे ये मत सोचना कि मियोसिस है या माइटोसिस है, वहां पे सोचना कि यहाँ पे बस डिवीजन की बात है। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस की बात नहीं है, बस डिवीजन की बात है। माइटोटिक मतलब सिंपली डिवीजन के लिए ये वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है। अब देखो सेल की ग्रोथ, पहले देखो ऐसा था सेल, कैन यू सी, ऐसा बिल्कुल छोटा सा सेल था। ठीक है, वो कर गया ग्रोथ, इतना बड़ा हो गया, मतलब कि इसके पास सब है जो एक नए सेल को चाहिए होगा, उस इसके पास ग्रोथ किए हुए सेल के पास सब है। अब ये बोल रहा है भाई साहब मैं तैयार हूँ, डिवाइड करना है, अब बताइए कैसे करना है। अब देखो मैंने क्या बोला कि एम फेज, माइटोटिक फेज में डिवीजन होता है, तो एम फेज है, डिवाइड करेगा। अब डिवीजन दो होंगी, दो डिवीजन कैसे होगी? ये सेल था, सेल था ये, याद करो मैंने क्या बोला, ये सेल था, ये इसका न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे। फिर दो न्यूक्लियस बनने के बाद फिर जो ये साइटोप्लाज्म जो बाहर का है फिर ये डिवाइड करेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस के जो डिवीजन होती है, एम फेज यहाँ पे लिखो, न्यूक्लियस डिवीजन। सबसे पहले होगी न्यूक्लियस की डिवीजन, फिर होगी साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अब ना कुछ साइंटिफिक टर्म आती है जहाँ पे न्यूक्लियस की डिवीजन हो ना, ये वर्ड नहीं देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस डिवीजन वर्ड नहीं देखने को मिलेगा। इसकी जगह वर्ड देखने को मिलेगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस वर्ड यूज होगा न्यूक्लियस की डिवीजन के लिए, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के लिए वर्ड होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म के लिए वर्ड यूज होता है, साइटो डिवीजन के लिए होगा काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं मेन साइटोप्लाज्म के बारे में, बाद में देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में डिवीजन कैसे होती है। मेन फोकस हमारा होना चाहिए, हम फोकस क्या कर रहे हैं कि माइटोसिस, एम फेज का मतलब होता है माइटोटिक फेज, मतलब कि यहाँ पे होगा डिवीजन। डिवीजन भाई दो में होगा, एक तो होगा न्यूक्लियस में पहले, फिर होगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब न्यूक्लियस के डिवीजन को हमने बोला कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। अब हमें देखना है कि डिवीजन कैरियोकाइनेसिस में कैसे होगी, और कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन भी दो टाइप से ही होती है। एक तो होती है माइटोसिस, एक होती है, एक तो होती है माइटोसिस के थ्रू, एक होती है
मियोसिस के थ्रू। दो टाइप से डिवीजन होती है, ठीक है। अब बात आती है इंटरेस्ट में। माइटोसिस का मतलब कि ये, अब देखो मैं एक बार बता दूं आपको, क्लियर कर दूं कि एक जो नॉर्मल सेल होता है ना वो डिप्लॉइड होता है। अब आप बोलोगे यार और तो सब कुछ ठीक है, ये डिप्लॉइड क्या होता है? अब मतलब डिप्लॉइड का मतलब है कि जो हमारा क्रोमोसोम, आपको सबको पता है क्रोमोसोम 46 प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि 43 पेयर हमारे पास क्रोमोसोम के होते हैं और टोटल नंबर कितना होता है? 46 होता है। मतलब कि पेयर में है वो, मतलब दो सेट प्रेजेंट है हमारे पास, जहां दो सेट है मतलब कि वो डिप्लॉइड है, ठीक है। डिप्लॉइड को हम शो करते हैं 2n से, डिप्लॉइड को हम 2n से शो करते हैं, ठीक है। नॉर्मल सेल में 2n यानी कि दो सेट डिप्लॉइड क्रोमोसोम का नंबर जो डिप्लॉइड होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिप्लॉइड, ठीक है। अब माइटोसिस और मियोसिस के बारे में हम बात कर रहे थे। माइटोसिस जो है ये मतलब डिप्लॉइड को डिप्लॉइड ही रखेगा, हैप्लॉइड को हैप्लॉइड ही रखेगा। मतलब कि माइटोसिस वो डिवीजन है जो इक्वेशनल है, इक्वल ही रखती है, क्रोमोसोम के नंबर में ये कोई चेंज नहीं करती। क्रोमोसोम का नंबर जितना था उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेगी। अगर 2n है तो 2n रहेगा, n है तो n ही रहेगा। बट मियोसिस बहुत मैक्सिमम जो हमारे नॉर्मल सेल होते हैं ना उनमें सब में माइटोसिस होती है। इसीलिए मैंने ऊपर बताया था कि माइटोटिक फेज, क्योंकि वो टेक्निकली तो सही नहीं है कि भाई हर टाइम माइटोसिस ही हो, बट मैक्सिमम सेल में माइटोसिस ही होती है, तो इसलिए वहां पे माइटोटिक जनरली लिख दिया है, माइटोटिक जितने। और सिर्फ मियोसिस जब रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो गोनेड्स होते हैं, जब गैमेट्स बनते हैं, मियोसिस सिर्फ जब होती है। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि ये आधा कर देती है क्रोमोसोम के नंबर को। ये डिप्लॉइड सेल में ही होगी और डिप्लॉइड सेल में होगी तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? हैप्लॉइड, हाफ कर देगी। तो मियोसिस करती है हाफ और माइटोसिस करती है इक्वल, जितने थे उतने ही रहेंगे, ठीक है। और जो ये माइटोसिस और मियोसिस है ये सिर्फ न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए है, ये बात याद रखना। ये इसका कोई साइटोप्लाज्म का वो नहीं है कि भाई साइटोप्लाज्म में करेगी या नहीं करेगी। ये आपको क्लियर हुआ? चाहे कम करो बट ऐसा करो कि आपको क्लियर हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर से आप ट्राई करो, फिर से पूछो, ठीक है। आपको क्लियर है ये बात जो हमने देखा कि भाई हमने बात करी एम फेज के बारे में। एम फेज को हमने बोला माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में दो डिवीजन होगी, एक तो न्यूक्लियस की होगी, एक साइटोप्लाज्म की होगी। न्यूक्लियस